For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. तो यस बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे बच्चों। मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो आज की बच्चों हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने सीए फाइनल लॉ के स्टूडेंट्स के लिए। एंड जैसा आप वीडियो के टाइटल से गेस कर ही चुके होंगे कि आज के इस वीडियो में हम सीए फाइनल लॉ की मई 2023 की जितनी भी अमेंडमेंट्स हैं उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। और बच्चों, क्लास में मैं आगे जाऊं उससे पहले मैं ये बता देता हूं कि शायद अगर मैं पिछले 3-4 अटेम्प्ट्स की बात करूं तो हर अटेम्प्ट में आपकी काफी सारी अमेंडमेंट्स आया करती थी। एंड अब की बार का जो मई 23 अटेम्प्ट है बड़ा स्पेशल है, बिकॉज अब की बार इतनी कम अमेंडमेंट्स हैं कि हमारी क्लास बहुत ही जल्दी ओवर हो जाएगी। तो आफ्टर मेनी मेनी अटेम्प्ट्स मैंने देखा है कि लॉ में इतनी मिनिमल अमेंडमेंट्स यहाँ पर आई हैं और बहुत जल्दी ये क्लास ओवर होने वाली है। दैट इज मई 23 के अंदर आपकी बहुत ज्यादा कोई अमेंडमेंट नहीं है, बहुत ही सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट है। एंड टू कट इट शॉर्ट, सिर्फ 2 ही टॉपिक्स में आपकी थोड़ी सी अमेंडमेंट्स यहाँ पर आई है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू बच्चों, आज की इस क्लास को एक बार स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सीए फाइनल की मई 2023 अटेम्प्ट की जितनी भी रेलिवेंट अमेंडमेंट्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। एज पर इंस्टीट्यूट रूल आपकी 1 मई 2022 से 31 अक्टूबर 2022, ये जो 6 महीने के अमेंडमेंट्स है ये आपकी मई 23 अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल रहती है। इसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस करने के लिए मैं जो ये अमेंडमेंट नोट्स यहां पर इस्तेमाल कर रहा हूं, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आ रहा होगा, आप क्लिक करिएगा, डायरेक्टली आप इन अमेंडमेंट नोट्स पर पहुंच जाएंगे। तो आते बच्चों और फटाफट से अपने मई 23 की सारी अमेंडमेंट्स को डिस्कस करते हैं और निपटा भी देते हैं। सर आप कह रहे थे 2 ही टॉपिक में अमेंडमेंट है। यस बच्चों, 2 ही टॉपिक्स में यहां पर आपकी अमेंडमेंट है। पहले तो जो अमेंडमेंट है ये बच्चों वही आपके कंपनीज एक्ट में। तो कंपनीज एक्ट में आपका जो डायरेक्टर्स का सबसे पहला चैप्टर है अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, उसके रूल्स में थोड़ी बहुत अमेंडमेंट है। तो एक अमेंडमेंट तो आपकी डायरेक्टर्स के टॉपिक में रहेगी एंड एक दूसरी अमेंडमेंट बहुत ही छोटी सी अमेंडमेंट में कहूंगा आई है इन द टॉपिक ऑफ एफसीआरए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। तो ये 2 ही अमेंडमेंट है बच्चों, डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। आते हैं सबसे पहले बच्चों कंपनीज एक्ट के अमेंडमेंट पर, और सिर्फ एक ही अमेंडमेंट या एक ही रूल्स के अंदर आपकी अमेंडमेंट्स आई हैं। तो पीछे बहुत बार आपका कंपनीज एक्ट में सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स रहती थी, यहां पर अब की बार थोड़ा सा चेंज है। आते बच्चों और एक एक करके सारी अमेंडमेंट डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। पैरेलली मैं आपको आपकी मेन बुक में भी बताता रहूंगा ये चेंजेस आपको कहां पर करने हैं। सबसे पहली अमेंडमेंट जो बच्चों कंपनीज एक्ट में आ रही है इन द टॉपिक ऑफ अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल्स, वो आ रही है आपकी रूल 8 एंड रूल 10 में। सबसे पहले रूल 8 की अमेंडमेंट को डिस्कस करते हैं। अगर आप अपनी मेन बुक में बच्चों रूल 8 पर आएंगे तो आपकी मेन बुक में रूल 8 आपको देखने को मिल जाएगा सेक्शन 152 के साथ, जहां पर हम एक बात क्या सीखते थे कि कोई भी पर्सन अगर किसी कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहता है तो उसे DIR 2 में कंपनी को अपना रिटन कॉन्सेंट देना पड़ता था, और उस पर्सन का जैसे ही कॉन्सेंट आ जाता था कंपनी ROC के पास वो कॉन्सेंट विद इन 30 डेज कर देती थी फाइल। तो ये बात बच्चों हमने सीखी थी कि कॉन्सेंट डायरेक्टर प्रोवाइड करता था और कंपनी DIR 12 में इसकी जानकारी देती थी। इस रूल में बच्चों इस फर्स्ट प्रोवाइजो के बाद एक और प्रोवाइजो यहां पर हो गया है इंसर्ट। तो यहां पर आप स्टार लगा सकते हैं, स्टार लगाकर लिख लेना #अमेंडमेंट, और एक छोटा सा एडिशनल प्रोवाइजो यहां पर आया है। और यहां पर बच्चों ये प्रोवाइजो आने का अगर मैं रीजन आपको बताऊं, इसका सबसे बड़ा रीजन है चाइना। तो अब जो हम प्रोवाइजो पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत बड़ा बदलाव है जो चाइना की वजह से आया है और चाइना जैसी कंट्रीज की वजह से आया है। सर चाइना जैसी कंट्रीज मतलब वो सारी कंट्रीज जो इंडिया के साथ अपना लैंड बॉर्डर शेयर करती है। तो आपको पता है हमारी सरकार चाइना को लेकर कितनी एग्रेसिव है, तो उसी इंटेंशन से यहां पर एक प्रोवाइजो किया गया इंसर्ट। और रूल 8 में बच्चों जो ये प्रोवाइजो इंसर्ट किया गया, ये क्या कह रहा है भाई, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन केस द पर्सन सीकिंग अपॉइंटमेंट इज अ नेशनल ऑफ अ कंट्री which shares land border with India, necessary security clearance from the Ministry of Home Affairs, Government of India shall also be attached with the consent. That is भाई, आज अगर मैं किसी कंपनी में लेट से डायरेक्टर बनना चाहता हूं तो DIR 2 में मैं अपना रिटन कंसेंट तो दूंगा, पर जब मैं कंपनी को अपना रिटन कंसेंट प्रोवाइड कर रहा हूंगा मुझे वो कंसेंट देते समय एक अप्रूवल लेकर के आना पड़ेगा। दैट इज कंसेंट के साथ मेरा एक अप्रूवल चिपकाया जाएगा, और वो अप्रूवल मुझे किनसे लेना होगा, सीधा आप कह सकते हो अमित शाह से। सर अमित शाह से मतलब, क्योंकि मुझे जो अप्रूवल चाहिए वो चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में हमारे टॉप नॉच मिनिस्टर जो होम मिनिस्टर हैं उनसे हमें अप्रूवल लेना पड़ता है। दैट इज अमित शाह जी से सीधा ये अप्रूवल आएगा। तो बच्चों मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से मैं एक अप्रूवल लूंगा, मतलब आज अगर मैं किसी ऐसी कंट्री का नेशनल हूं जो कंट्री इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर कर रही है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाइना का नेशनल हूं और मैं इंडिया की किसी कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहता हूं, तो अगर चाइना कोई नेशनल इंडिया की कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहता है तो अब उसे रिटन कंसेंट के साथ साथ एक अप्रूवल हमारी सरकार से लेना पड़ेगा कि भाई वो इस कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहता है, तो गवर्नमेंट अप्रूवल यहां पर लगेगा। और ऑब्वियसली गवर्नमेंट अप्रूवल देने से पहले चेक करेगी कि भाई पर्पस क्या है, ये ट्रांजेक्शन लेजिटिमेट है या नहीं, इसका इंपैक्ट क्या होगा, तभी उनको अप्रूवल यहां पर मिल पाएगा। तो इंडिया के साथ जितनी भी कंट्रीज लैंड बॉर्डर शेयर कर रही है, बीट चाइना बीट पाकिस्तान,
अगर ऐसी कंट्री के लोग आज इंडियन कंपनीज के डायरेक्टर बनना चाहते हैं तो उनके लिए एक एक्स्ट्रा चेक यहां पर लगा दिया गया है। तो ये बात है, दोबारा से देख लेते हैं। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन केस द पर्सन सीकिंग अपॉइंटमेंट is a national of a country which shares land border with India, necessary security clearance from Ministry of Home Affairs shall also be attached with the consent. तो ये रिक्वायरमेंट आई है बच्चों किसी भी कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए। और बच्चों किसी भी कंपनी में डायरेक्टर बनने से पहले हमें एक चीज क्या एक्वायर करनी पड़ती है, डिन। तो सिमिलर अमेंडमेंट आपकी इंसर्ट हुई है रूल नंबर 10 में। तो आपका जो ये चैप्टर आता है बच्चों, इसमें अगर आप रूल 10 पर जाएंगे तो रूल 10 आपका किस चीज से डील करता है, डिन नंबर से। कि अगर आप किसी भी कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहते हैं, आपके पास एक डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर भी जरूर होना चाहिए। तो हमने एक सेक्शन 154 पढ़ा था, उसमें आया था रूल 10, और वो कहता था जी किसी भी कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए आपके पास डिन होना चाहिए। डिन आपको मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो आप एक फॉर्म DIR 3 में डिन नंबर के लिए करते हैं अप्लाई। आज बच्चों इस सब रूल के बाद भी एक प्रोवाइजो इंसर्ट हो गया है, और अगर आप ये प्रोवाइजो पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा पढ़ा पढ़ा लगेगा। पढ़ लेते भाई। तो सब रूल 1 ने क्या कहा था भाई, किसी भी कंपनी में अगर आप डायरेक्टर बनना चाहते हैं तो आपको डिन लेना है। डिन लेने के लिए आपको DIR 3 में एप्लीकेशन फाइल करनी है। जैसे ही बच्चों हम MCA पोर्टल पर DIR 3 में एप्लीकेशन फाइल करते हैं, एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाता है जिसे हमारा प्रोविजनल डिन माना जाता है। और कल को अगर हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाती है और फाइनलाइज हो जाती है तो वही प्रोविजनल डिन मेरा डिन भी बन जाता है। तो अब ये पॉइंट क्या कह रहा है, देखते हैं भाई। नया प्रोवाइजो कह रहा है जी, प्रोवाइडेड दैट नो एप्लीकेशन नंबर शैल बी जनरेटेड in case the person applying for DIN is a national of a country which shares land border with India unless necessary security clearance from again Ministry of Home Affairs, Government of India has been attached along with the application for DIN. कि भाई आज अगर कोई चाइना का बंदा, कोई पाकिस्तान का बंदा इंडिया में आकर डिन नंबर ऑब्टेन करना चाहता है तो वो DIR 3 में एप्लीकेशन तो देंगे, पर साथ में उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ये सिक्योरिटी क्लियरेंस लगाना पड़ेगा। दैट इज, आप डायरेक्टर बनने की कंसेंट देना चाह रहे थे, वहां पर भी आपको ये सिक्योरिटी क्लियरेंस देना था, और डिन नंबर लेने के लिए भी ये सिक्योरिटी क्लियरेंस देना है। तो आज के दिन में कोई भी बाहर का इंसान जो लैंड बॉर्डर इंडिया से शेयर कर रहा है, ऐसी कंट्री का नेशनल है, पहले तो वो डिन ऑब्टेन करेगा। तो डिन ऑब्टेन करने के लिए भी ये सिक्योरिटी क्लियरेंस चाहिए। फिर जिस कंपनी में आप इस तरीके से डायरेक्टर बनना चाहते हो, उसके DIR 2 के कॉन्सेंट के साथ भी आप ये वाला सिक्योरिटी क्लियरेंस चिपकाएंगे। तो बच्चों ऑलमोस्ट सिमिलर पॉइंट्स है, और चाइना जैसी कंट्रीज की वजह से ही इन पॉइंट्स को यहां पर इंसर्ट किया गया। तो यही बच्चों मैं कहूंगा एक अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट के टॉपिक ऑफ डायरेक्टर्स में आई है। एंड डायरेक्टर्स के ही इन्हीं रूल्स में एक लास्ट अमेंडमेंट बच्चों आ रही है, और वो आई है आपकी रूल 6 में। आई गेस रूल 6 बच्चों हमारे डायरेक्टर्स के चैप्टर का एक ऐसा रूल है जिसमें कोई ना कोई अमेंडमेंट हर अटेम्प्ट में आई जाती है। वहां कुछ ना कुछ बदलाव हमारी सरकार करती रहती है। तो ये एक ऐसा रूल है जो परसिस्टेंटली हर कहीं ना कहीं अमेंडमेंट क्लास में चेंज होता है। सर रूल 6 था किस चीज का? तो बच्चों रूल 6 आपका आता था डेटा बैंक का। तो आपने एक सेक्शन 150 पढ़ा था जहां पर हमारी सरकार ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मानेसर्स को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का डेटा बैंक बनाने की जिम्मेवारी दी थी। तो वो डेटा बैंक कैसे बनता है, उसमें आपका नाम कैसे दर्ज होगा, वो सारी बातें आपको ये रूल 6 सिखाता था। तो ये आपका सेक्शन 150 के साथ आता था बच्चों रूल 6, और ये बताता था जी कोई भी पर्सन आज के दिन में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता है तो उसे अपना नाम डेटा बैंक में दर्ज कराना होगा। आप नाम दर्ज करा सकते हो 1 साल, 5 साल, लाइफ टाइम के लिए, एंड सो ऑन। तो बच्चों इसी के अंदर एक छोटी सी अमेंडमेंट आई है। तो जो आपका ये रूल 6 था, इसमें पहले आते थे आपके 4 सब रूल्स, अब यहां पर एक और 5वां सब रूल टुवर्ड्स द एंड कर दिया गया है इंसर्ट। तो अमेंडमेंट क्या है कि इस रूल 6 के एंड में एक नया सब रूल 5 किया गया है इंसर्ट, और ये आ रहा है बच्चों आपकी सब रूल 5 की वो लैंग्वेज। अब बच्चों अगर मैं सीधे सब रूल 5 आपको ऐसे ही पढ़ा दूंगा शायद समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो मैंने क्या किया है, इन अमेंडमेंट नोट्स में आपका जो ये पूरा सेक्शन 150 है और ये जो पूरा रूल 6 है अमेंडेड फॉर्म में, मैंने उसकी पूरी समरी यहां पर कर दी है रिप्रोड्यूस। तो यहां पर आपको जो बच्चों ये समरी देखने को मिल रही है, ये पूरे सेक्शन 150 और रूल 6 की समरी है। मतलब इसमें आपको पुरानी नई अमेंडेड बातें सारी मिलेगी। तो एक बार इस समरी से पढ़ लेते हैं ताकि अमेंडमेंट समझने में ज्यादा दिक्कत ना आए। तो बच्चों ये रूल क्या कहता था, ये कहता था जी कोई भी पर्सन आज किसी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर बनना चाहता है तो उससे पहले आपको अपना नाम डेटा बैंक में दर्ज कराना होगा। नाम आप दर्ज करा सकते हैं 1 साल, 5 साल या लाइफ टाइम के लिए, जब तक आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहना चाहते हैं। और अगर आपके पास डिन नहीं है तब भी फॉर द टाइमिंग आप डेटा बैंक में तो नाम दर्ज करवा ही सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आपने लाइफ टाइम के लिए नाम दर्ज कराया था, रिन्यूअल की रिक्वायरमेंट आप पर अप्लाई नहीं करेगी। पर अगर आपने 1 या 5 साल के लिए नाम दर्ज कराया था तो विद इन 30 डेज ऑफ एक्सपायरी आपको अपना नाम रिन्यू करके इस डेटा बैंक में दोबारा से सबमिट कराना है। और जब भी कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनते समय सेक्शन 149 सबसेक्शन 7 में डिक्लेरेशन देता था, तो उस डिक्लेरेशन के साथ वो ये बात भी बताएगा कि हां जी मेरा नाम डेटा बैंक में दर्ज है।
ये तो बच्चों पुरानी बातें हैं, तो थोड़ा सा मैं फास्ट जाऊंगा पुरानी बातों पर। इस तरीके से आप डेटा बैंक में नाम दर्ज कराते थे। सर क्या हमारा नाम डेटा बैंक में आते ही काम चल जाता था? नहीं, ये रूल साथ में क्या कहता था भाई, डेटा बैंक में नाम दर्ज तो करा लिया, पर अब साबित करो कि आप डेटा बैंक में रहने लायक हैं भी या नहीं। तो उसके लिए इस रूल ने क्या कहा कि जैसे ही आपका नाम डेटा बैंक में आएगा, आपको 2 साल के भीतर भीतर एक ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट पास करना मैंडेटरी था। वो टेस्ट पास करने का पासिंग क्राइटेरिया था कम से कम 50% मार्क्स। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के ऊपर कोई लिमिट नहीं थी, और आप इस तरीके से ये टेस्ट पास करते थे। और कुछ ऐसे लोग थे बच्चों जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस ऑलरेडी इतना ज्यादा गेन कर रखा था कि उनको हमने क्या कहा कि जी आप नाम डेटा बैंक में दर्ज कराइए और आपको ये टेस्ट पास करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपका एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है, आपका कैलिबर इतना ज्यादा है, तो उनको हमने टेस्ट पास करने के रिक्वायरमेंट से एग्जम्प्ट किया था। तो ये कुछ कैटेगरी ऑफ लोग आए थे बच्चों। तो अगर आप 3 सालों से इन पोस्ट पर काम कर रहे थे तो टेस्ट पास करने की आवश्यकता नहीं थी, या अगर आप 10 साल से एक सीएस की तरफ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भी आप टेस्ट पास करने से बच जाते थे, नाम तो डेटा बैंक में आएगा। यह है बच्चों पुरानी बातें, ये पहले भी ऐसी थी, अब भी ऐसी ही है। बस यहां पर एक नया पॉइंट आया है। नया पॉइंट क्या? सपोज बच्चों आप इन एक्सेप्शंस में फॉलो नहीं करते, आपने अपना नाम डेटा बैंक में दर्ज कराया, तो 2 साल के भीतर भीतर आपको टेस्ट पास करना चाहिए था। सर अगर हम ये टेस्ट पास नहीं करते तो क्या होता था? बच्चों आज तक हम क्या कहते थे, टेस्ट अगर आपने 2 साल में पास नहीं किया तो आपका नाम डेटा बैंक से कर दिया जाएगा रिमूव, और अब आपका नाम डेटा बैंक में यहां पर नहीं आएगा, आपका नाम सीधा हो जाएगा रिमूव अगर आपने 2 साल के भीतर टेस्ट पास नहीं किया। इसी के रिगार्डिंग एक छोटी सी अमेंडमेंट है क्या, कि अब अगर आपने 2 साल में टेस्ट पास नहीं किया, हम आपको 1 साल का लिनियंसी का पीरियड और दे रहे हैं। दैट इज 1 साल का मौका अभी भी आपके पास और है। दैट इज अब अमेंडमेंट क्या कह रही है भाई, अगर आपने 2 साल में टेस्ट पास नहीं किया तो आपका नाम डेटा बैंक से रिमूव तो हो जाता, बट बाय पेइंग अ फीस ऑफ ₹1000 ही कैन अप्लाई फॉर रिस्टोरेशन विच द इंस्टीट्यूट शैल अलाउ। दैट इज भाई जैसे ही 2 साल एक्सपायर हुए, आपने ये टेस्ट पास नहीं किया, आप एक काम करिए, आप ₹1000 की एक फीस दे दीजिए, और ₹1000 की जैसे ही आप ये फीस देंगे तो जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है वो आपके नाम को 1 साल के लिए एक अलग से रिजर्व्ड कैटेगरी में रखेगा। दैट इज आपने जो फीस दे रखी होगी ना, वो फीस आपकी बच जाएगी, आपका नाम 1 साल तक एक रिजर्व्ड कैटेगरी में डाला जाएगा, और 1 साल के भीतर जैसे ही आप टेस्ट पास कर लेंगे फिर आपका नाम दोबारा से डेटा बैंक में हो जाएगा रिस्टोर। दैट इज अब 2 साल एक्सपायर होने के बाद बेटा आपके पास 1 साल का समय और है। आप ₹1000 की एक एक्स्ट्रा फीस पे करिए, इनिशियल फीस जो आपने दी थी वो सेफ गार्डेड रहेगी, और 1 साल के भीतर जैसे ही आप टेस्ट पास कर लोगे आपका नाम दोबारा से डेटा बैंक में दर्ज करवा दिया जाएगा। दैट इज क्या कह रहे हैं भाई, जैसे ही आप ₹1000 की फीस पे करेंगे, द नेम इज शोन इन सेपरेट रिजर्व्ड कैटेगरी फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो जी 1 साल तक आपका नाम एक सेपरेट रिजर्व्ड कैटेगरी में रखा जाएगा, विद इन विच ही पासिस द टेस्ट। तो जी उस अगले 1 साल में आप अपना टेस्ट पास करना, then his name is included in the data bank. Fees paid at the time of initial registration continue to be valid for the period it was initially paid. तो फॉर एग्जांपल आपने 5 साल की फीस दी थी जी, तो अब जैसे ही आप 1 साल के भीतर टेस्ट पास करेंगे आपकी इनिशियल फीस ही वैलिड हो जाएगी। सवाल उठा सर हम इतने नालायक है, 2 साल में तो टेस्ट पास किया नहीं था, ₹1000 दे के रिजर्व्ड कैटेगरी में नाम रखवा लिया, और उस 1 साल में भी हमने टेस्ट पास नहीं किया, फिर क्या होगा बेटा? फिर तो आपका नाम डेटा बैंक से बच्चों रिमूव होगा, और नए सिरे से दोबारा से फीस पे करके आपको डेटा बैंक में नाम दर्ज करवाना पड़ेगा। दैट इज इफ ही फेल्स टू पास द टेस्ट विद इन 1 ईयर, नेम इज रिमूव्ड फ्रॉम द डेटा बैंक, देन ही नीड्स टू अप्लाई अफ्रेश। तो बच्चों ये एक छोटी सी अमेंडमेंट है कि यहां पर आपको 1 साल का बेनिफिट और मिला है। पढ़ लेते इसको बेयर लॉ से भी, ये तो हमने समरी देख ली। हाँ जी, तो अमेंडमेंट बच्चों यहां पर एग्जैक्टली क्या कह रही है, ये रूल 6 में आप ये सब रूल 5 कर देना इंसर्ट। फटाफट देख लेते हैं। ये कह रहा है जी, any individual whose name has been removed from the data bank under subrule 4 may apply for restoration of his name on payment of fees of ₹1000, and the institute shall allow such restoration subject to the following conditions, namely पहली कंडीशन क्या कह रही है भाई, his name shall be shown in a separate restored category for a period of 1 year from the date of restoration, within which he shall be required to pass the online proficiency self assessment test। तो जी ₹1000 पे करिए, 1 साल के लिए आपका नाम अलग से एक रिजर्व्ड एंड रिस्टोर्ड कैटेगरी में डाला जाएगा, जिसके अंदर आपको अपना ये टेस्ट पास करना होगा। Thereafter his name shall be included in the data bank only if he passes the said test। तो जी जैसे 1 साल में आप ये टेस्ट पास कर लेंगे, आपका नाम दोबारा से डेटा बैंक में दर्ज कर दिया जाएगा, एंड इन सच केस जो आपने इनिशियल रजिस्ट्रेशन पर फीस पे करी थी वही फीस आपकी वैलिड रहेगी। पर सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है भाई, इफ ही फेल्स टू पास द टेस्ट इवन विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर,
तो क्या होगा भाई, तो इस केस में आपको फ्रेश अप्लाई करना है। दैट इज इन केस ही फेल्स टू पास द टेस्ट विद इन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ रिस्टोरेशन, हिज नेम शैल बी रिमूव्ड फ्रॉम द डेटा बैंक and he shall be required to apply afresh under sub rule 1 for inclusion of his name in the database। तो बच्चों ये एक छोटी सी अमेंडमेंट आई है आपकी रूल 6 में, एंड ये आपकी कंपनीज एक्ट की, मैं कहूं तो कॉर्पोरेट लॉ के पोर्शन की सारी अमेंडमेंट कवर हुई। तो एक ही बच्चों डायरेक्टर्स के टॉपिक में आपकी अमेंडमेंट थी, एक वो चाइना वाली की वजह से अमेंडमेंट आई, एंड दूसरी अमेंडमेंट आई आपकी डेटा बैंक के टॉपिक में। डेटा बैंक वाली अमेंडमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में आ सकती है। इसके अलावा बच्चों आपके कॉर्पोरेट लॉ के टॉपिक में कोई भी अमेंडमेंट नहीं है, दैट इज कंपनीज एक्ट में इसके अलावा कोई अमेंडमेंट नहीं, सिक्योरिटी लॉ में कोई अमेंडमेंट नहीं, एंड वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक लॉज, तो आपके सारे इकोनॉमिक लॉज में कोई भी चेंज नहीं है, सिर्फ एक ही इकोनॉमिक लॉ में यहां पर चेंज आ रहा है, एंड दैट इज द एफसीआरए एक्ट। तो बच्चों एफसीआरए एक्ट में अमेंडमेंट आ रही है, और जो ये अमेंडमेंट आ रही है बच्चों, इस पर जितने चाहे आप चांद सितारे लगा लेना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड हाईली एक्सपेक्टेड कि मई 23 के पेपर में इस पर सवाल आएगा, बिकॉज ये अमेंडमेंट ही इतनी सिग्निफिकेंट है। तो बच्चों अगर आपको ध्यान हो, हम फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट पढ़ते थे, लेट मी जस्ट ओपन इट फॉर यू। वहां पर हम एक सेक्शन 3 पढ़ते थे, जो सेक्शन 3 कुछ लोगों के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाता था, रेस्ट्रिक्शन का प्रोहिबिशन लगाता था कि इन लोगों को फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करना परमिटेड नहीं है। दैट इज यहां पर कुछ कैटेगरी ऑफ लोग आपको दिए गए हैं, इन कैटेगरी ऑफ पर्संस को फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करना परमिटेड नहीं था। पर इमीडिएटली इसके बाद बच्चा आपका एक सेक्शन 4 आता था, जो सेक्शन 3 की था एक्सेप्शन, और उसने कहा जी जो ऊपर लोग दिए गए हैं वो कुछ केसेस में फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट कर सकते हैं, इन नीचे दिए गए एक्सेप्शंस में आपका सेक्शन 3 अप्लाई नहीं करेगा। और यहां पर बच्चों एक सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन कौन सी आती थी, रिलेटिव, कि अगर ऊपर दिए गए लोगों को अपने रिलेटिव से कोई कंट्रीब्यूशन मिल रहा है वो चलेगा, वो चीज आपकी परमिटेड है। ये पॉइंट पहले भी ऐसा था, अब भी ऐसा है। पर बच्चों जो रिलेटिव वाला पॉइंट था उसके लिए आपका आता था एक रूल 6, जिसके ऊपर भर भर कर इंस्टीट्यूट ने सवाल बनाए हुए थे। और ये रूल 6 क्या कहता था अभी, कि आपको अपने रिलेटिव से फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेना अलाउड तो है, पर अगर उस फॉरेन कंट्रीब्यूशन का अमाउंट सिग्निफिकेंट है तो आप बस सरकार को इसकी जानकारी दे देना। और रूल 6 कहता था भाई कि आपने रिलेटिव से जो पैसा रिसीव किया, अगर वो 1 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको यह बात सरकार को बतानी पड़ती थी इन फॉर्म FC1 विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। तो जी ये बात आप 30 दिन के भीतर भीतर गवर्नमेंट को करते थे इंटीमेट, अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन का अमाउंट 1 लाख से ज्यादा था। आज बट्टो ये दोनों पॉइंट हो गए हैं चेंज। एक तो ये 1 लाख की जो लिमिट है ये चेंज होकर अब कितनी हो गई है, 10 लाख, और ये जो 30 दिन की लिमिट है ये चेंज होकर ही बच्चों 3 मंथ्स। दैट इज ये जो यहां पर 1 लाख आ रहा है बच्चों, इसको कट करके आप कितना लिख लेना, 10 lakhs, और जो 30 डेज आ रहे हैं इसको कट करके आप लिख लेना 3 months। दैट इज आज के दिन क्या कहना चाह रहे हैं पॉइंट, कि जितने भी लोग आपको सेक्शन 3 में दिए गए हैं, अगर वो अपने रिलेटिव से 10 लाख रुपए तक का ही फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर रहे हैं तो उन्हें सरकार को बताने की जरूरत नहीं है। 10 लाख रुपए तक आप बिंदास रिसीव कर सकते हो। सर क्या 10 लाख से ज्यादा रिसीव नहीं कर सकते? कर सकते, रिलेटिव से आप 10 लाख से ज्यादा भी रिसीव करिए, पर अगर अब आप रिलेटिव से 10 लाख से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन रिसीव करेंगे, ये बात आप गवर्नमेंट को इंटीमेट करेंगे विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months। तो पहले आपके पास सिर्फ 30 दिन होता था, अब आपको 3 महीने का समय यहां पर मिल गया है। तो वेरी वेरी सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट फॉर द पर्पस ऑफ मई 2023। एंड एफसीआरए के ही टॉपिक में बच्चों एक छोटी सी अमेंडमेंट और है, वो और देख लेते हैं। तो बच्चों एफसीआरए के टॉपिक में हम एक पॉइंट पढ़ा करते थे, रिवीजन ऑफ ऑर्डर्स, कि फॉर एग्जांपल आपने सीजी के पास रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, प्रायर परमिशन के लिए अप्लाई किया, और उस केस में सीजी ने आपको इंटीमेशन या रजिस्ट्रेशन देने से मना कर दिया, तो आपके पास अपील वगैरह में जाने का भी राइट होता था। पर एक अधिकार हमारे पास क्या आता था बच्चों, रिवीजन ऑफ ऑर्डर्स, कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो आपको आपके ऑर्डर को रिवाइज कर सकती है। तो आप क्या करिएगा, फॉर एग्जांपल आपकी एनजीओ है, आप रजिस्ट्रेशन लेने सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गए और सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको रजिस्ट्रेशन देने से मना कर दिया, तो एक अधिकार तो आपके पास क्या है, आप अपील में जा सकते हो। वरना दूसरा अधिकार क्या है, आप गवर्नमेंट को ही एक प्लेन पेपर पर एप्लीकेशन देते थे और विद इन 1 year आप ये एप्लीकेशन देते थे और सीजी को कहते थे जी देख लीजिए हमारे हिसाब से हमें रजिस्ट्रेशन मिल जाना चाहिए था। तो आप सीजी को रिवीजन की बात बोला करते थे। इसमें बस एक क्लैरिफिकेटरी अमेंडमेंट आई है। क्लैरिफिकेटरी अमेंडमेंट क्या, पहले बच्चों हम सीजी को जो ये एप्लीकेशन देते थे कि जी हमारी एप्लीकेशन प्लीज एंटरटेन कर लीजिए, ये एप्लीकेशन हम देते थे प्लेन पेपर पर, इसका कोई सेट फॉर्मेट नहीं था। हम एक पेन पेपर पर अपनी एप्लीकेशन लिखते थे और हार्ड कॉपी सरकार के पास सबमिट करते थे। पर जी क्योंकि डिजिटल इंडिया का जमाना है तो बस यहां पर एक छोटा सा चेंज क्या है बच्चों, कि अब अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रिवीजन की एप्लीकेशन देना चाह रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग इन द हार्ड कॉपी, अब आप जो एप्लीकेशन देंगे वो देंगे इलेक्ट्रॉनिकली। दैट इज एप्लीकेशन फॉर रिवीजन ऑफ ऑर्डर शैल नाउ ओनली बी मेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो अब आपको ये प्लेन पेपर पर हार्ड कॉपी देना अलाउड ही नहीं है। आपको रिवीजन की अगर एप्लीकेशन देनी है
तो ये इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए ही देनी पड़ेगी। और इसी के रिगार्डिंग बच्चों कुछ FAQs भी हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, फटाफट से उनको देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है जी, हु इज एलिजिबल टू सबमिट रिवीजन एप्लीकेशन। तो जी एनी पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर FCRA एंड रूल्स देयर अंडर एंड इज एग्रीव्ड ऑफ एन ऑर्डर, वो CG को रिवीजन की एप्लीकेशन दे सकते हैं। दूसरी बात, आज के दिन में बच्चों एप्लीकेशन कैसे दी जाएगी, ध्यान रखना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मोड में। दूसरी बात जी, क्या आज के दिन आप फिजिकल मोड में एप्लीकेशन दे सकते हो, नहीं, अब आज के बाद आपको यह चीज परमिटेड नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मोड में सर जो एप्लीकेशन देनी है कहां पर जाकर देंगे, तो बच्चों ये FCRA पोर्टल का लिंक आ रहा है, fcraonline.nic.in। क्लासेस के दौरान मैंने आपको ये पोर्टल दिखाया था, वहां जाकर आप अपनी एप्लीकेशन करेंगे सबमिट। अगली बात सर, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद क्या हमें पैरेलली साथ में उसकी फिजिकल कॉपी भी सबमिट करने की जरूरत है, नहीं, आज के दिन में आपकी कंप्लीट एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिक मोड से जाएगी, फिजिकल कॉपी आपको सबमिट करनी नहीं। क्या सर कोई सेट फॉर्मेट है, कोई फॉर्म नंबर है, नहीं बेटा, जैसे आप पहले प्लेन पेपर पर अपनी एप्लीकेशन लिखते थे, अब वो एप्लीकेशन आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में लिखते हो, तो आप प्लेन पेपर पर एप्लीकेशन लिखिए, उसे स्कैन करिए, स्कैन कॉपी आप कर देना अपलोड, दैट इज द ओनली फॉर्मेट। तो अलग से गवर्नमेंट का कोई भी फॉर्मेट नहीं है। आगे कह रहे हैं जी, एप्लीकेंट रिक्वायर्ड टू सबमिट जस्टिफिकेशन फॉर रिवीजन ऑफ ऑर्डर, तो उसका आंसर है यस। मतलब आपको एप्लीकेशन देते वक्त अपना जस्टिफिकेशन का पॉइंट तो रखना पड़ेगा कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि CG को ऑर्डर रिवाइज करना चाहिए। सर रिवीजन की एप्लीकेशन की फीस कितनी है, तो बेटा CG की रिवीजन एप्लीकेशन की फीस आपकी आ गई है 3000। एंड फाइनली एप्लीकेशन रिवीजन की आप देंगे कितने समय में, विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो ये सारी बातें तो पहले भी सेम थी, बस एक छोटा सा चेंज क्या है कि आज के दिन में आपकी एप्लीकेशन ऑन अ प्लेन पेपर की बजाय इलेक्ट्रॉनिक मोड से जाएगी। ये बेटा बस ध्यान रखना, क्योंकि अमेंडमेंट है और अब की बार इतनी कम अमेंडमेंट्स हैं, उसकी वजह से इसके पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट टुडेज अमेंडमेंट क्लास, जहां पर हमने 2 ही टॉपिक डिस्कस किए। पहला हमारी कंपनीज एक्ट में डायरेक्टर्स के टॉपिक में छोटी सी अमेंडमेंट, एंड दूसरा हमारा चेंज आया है FCRA में। एक छोटा सा पॉइंट बच्चों जो डिस्कस करना है बस वो क्या है, तो बच्चों जब हमने अपनी क्लासेस के अंदर फेमा पढ़ा था, हमने फेमा का पूरा एक्ट पढ़ा था, उसके सारे शेड्यूल्स पढ़े गए, साथ में मैंने आपको बताया था कि फेमा की कुछ रेगुलेशंस भी हैं जो आपके सिलेबस का पार्ट रहती है। फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट रेगुलेशन, इंपोर्ट रेगुलेशन, ECB एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स की रेगुलेशन, एंड लाइकवाइज बच्चों आपकी एक रेगुलेशंस आती थी ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। तो हम फेमा की एक मास्टर डायरेक्शंस देखते थे ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्लासेस के दौरान मैंने आपको क्या कहा था, पेपर के लिए बच्चों आपकी फेमा की वेटेज जनरली 5 से 6 नंबर की रहती है, जिसके लिए आप बस एक्ट और उसके प्रोविजंस को कवर कर लें, दैट शुड बी इनफ। तो हम इन रेगुलेशंस पर समय डिवोट नहीं करा करते थे, बट जस्ट टू अपडेट यू मैं एक छोटा सा पॉइंट बताना चाहूंगा। तो बच्चों फेमा की जो ODI की मास्टर डायरेक्शंस थी, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब आज अगर इंडिया से बाहर कोई पर्सन पैसा इंडिया के बाहर इन्वेस्ट करना चाह रहा था, तो उसके लिए ODI की एक मास्टर डायरेक्शन आती थी। वो मास्टर डायरेक्शन बच्चों कौन सी रेगुलेशन से डिराइव्ड थी, वो आपकी डिराइव्ड थी फेमा ट्रांसफर एंड इश्यू ऑफ एनी फॉरेन सिक्योरिटी रेगुलेशंस एंड फेमा एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया। मतलब आज तक अगर इंडिया का कोई पर्सन इंडिया के बाहर किसी कंपनी के लेट से शेयर वगैरह में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो उसके लिए वो ट्रांसफर एंड इश्यू ऑफ एनी फॉरेन सिक्योरिटीज की रेगुलेशंस को फॉलो करता था। इंडिया के बाहर आप जाकर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हो तो भी पैसा बाहर जा रहा है, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट है, उसके लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी की रेगुलेशंस आती थी। और इन्हीं को क्लब करके आरबीआई ने क्या बना रखी थी, ODI की मास्टर डायरेक्शंस। आज के दिन बच्चों ये तीनों हो चुकी हैं स्क्रैप, और इनको स्क्रैप करके अब जो नई रेगुलेशंस आई है उनका नाम क्या है, फेमा ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रूल्स 2022 एंड फेमा ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रेगुलेशंस 2022। मतलब इन सारी चीजों को स्क्रैप करके हमारी सरकार अब क्या लेकर के आ गई है, तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट तो लेकर के आई है बच्चों फेमा ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रूल्स। बिकॉज जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, अगर मैं इंडिया के बाहर पैसा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू लेकर के जाना चाहूंगा, तो हमने एक चीज क्या पढ़ी थी बच्चों, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन जो नॉन डेट होती है उस पर आज भी कंट्रोल किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बनाती है, रूल्स। तो आज अगर आप इंडिया के बाहर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में किसी कंपनी के पैसा लगाना चाह रहे हो, तो उसके लिए अब ये फेमा के नए रूल्स आप पर अप्लाई करेंगे। और अगर आप इंडिया के बाहर किसी कंपनी के अंदर डेट इंस्ट्रूमेंट्स के फॉर्म में पैसा लगाना चाह रहे हो, तो जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन डेट इंस्ट्रूमेंट्स वाली होती है उससे रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई। और उसके लिए आरबीआई ने क्या बनाई है बच्चों, रेगुलेशंस। तो ये नई रेगुलेशंस आ गई है, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रेगुलेशंस 2022। और इन दोनों को क्लब करके आरबीआई क्या लेकर के आ गया है, फेमा की ओवरसीज इन्वेस्टमेंट की नई डायरेक्शंस, जो बच्चों आपको इस लिंक से मिल जाएगी। तो यहां पर मैंने आपको लिंक दिया है। आपकी बच्चों जो मई 2023 अटेम्प्ट की आरटीपी आएगी, उसमें हमारा इंस्टीट्यूट क्या करेगा, वो ये जो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रूल्स हैं और ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रेगुलेशंस हैं, उन्हें पूरा का पूरा एज इट इज उठाकर बेयर फॉर्म में कर देगा, कॉपी पेस्ट, और आपको कहा जाएगा बेटा ये आपके सिलेबस का पार्ट है। बट जो कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज में, मैंने आपको पहले भी कहा था, हमारे पास पढ़ने का कंटेंट ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। पूरा कॉर्पोरेट लॉ है, सिक्योरिटी लॉ है, इकोनॉमिक लॉज में भी इतने सारा कंटेंट है।
तो इन चीजों को आप पेपर के लिए स्किप कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि पेपर में नहीं आ सकती, बट सीइंग द वेटेज हमें थोड़ा स्मार्टली यहां पर प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो जैसा मैंने आपको क्लासेस में गाइड किया था कि आप अपने मेन फेमा उसके स्केड्यूल्स इन पर ग्रिप बनाइए, इन चीजों को आप थोड़ा सा रिस्क लेकर के स्किप करके यहां पर जा सकते हो। फिर भी बेटा अगर आप बहुत ही ज्यादा एग्जाम सेंट्रिक होकर पढ़ना चाहते हो, समय आपको परमिट करता है, तो यहां पर मैंने लिंक दिया है, आप ये रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ पाएंगे। वरना अदर वे अराउंड इनको पढ़ाने के लिए हमें कम से कम मैं कहूंगा डेफिनेटली 5-6 क्लासेस तो लगेंगी, विच इज नॉट यहां पर सफिशिएंट या स्मार्ट नहीं होगा इतना टाइम इन पर डिवोट कर। तो विद दिस बच्चों आई विल रेस्ट टुडेज क्लास एंड आपके बच्चों ये अमेंडमेंट क्लास तो यहां पर पूरी हुई सिग्निफिकेंटली। 2 अमेंडमेंट है, डायरेक्ट असेसमेंट, एफसीआर है। तो क्लास यहां पर बच्चों पूरी हो गई है। मे टेस्ट अटेम्प्ट की आपकी तैयारी भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। इसके लिए मैं आपको हमेशा विश यू ऑल द सक्सेस कहूंगा। बड़े अच्छे से आप पेपर देना। आपके बच्चों डायरेक्टर्स के चैप्टर की पूरी रिविजन्स, आपके ऑपरेशन, कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, इंस्पेक्शन, इन चैप्टर्स की पूरी रिवीजन, आईबीसी की पूरी रिवीजन, पीएमएलए की रिवीजन ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोडेड है। वो रिवीजन वीडियोस आपको मदद करेंगी। इसके अलावा बच्चों सीए फाइनल का अगर किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है, जैसे लास्ट टाइम मुझे आईबीसी की रिक्वेस्ट सबसे ज्यादा आई थी, तो मैंने आईबीसी की रिवीजन वीडियो यहां पर अपलोड करी थी। इसके अलावा अगर कोई भी टॉपिक है जो आपको ज्यादा परेशान कर रहा है और जिसके रिवीजन के लगता है आपको नेसेसिटी है, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। डेफिनेटली आई विल ट्राई कि मे टेस्ट अटेम्प्ट के लिए हम वो वाली रिवीजन्स भी आगे लेकर के आएंगे। बाकी बच्चों इसी तरीके से अपनी पढ़ाई में लगे रहिए और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करिए एंड अपना मे टेस्ट अटेम्प्ट आप सक्सेसफुली करिए क्रैक। चलिए गाइस, मिलते हैं दोबारा आपसे। विश यू ऑल द सक्सेस टिल देन।